ब्रजेश जी, आपसे हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि आप चूंकि इन हाउस हैं, तो आपका हरदम ये होता है कि जो समय कटता है तो उसके सबसे पहले शिकार आप हो जाते हैं। तो आज शुरू आप ही से करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की एब्सेंस इज फेल्ट मोर, उनका न रहना ज्यादा खटक रहा है बनस्पत उनके रहने से, और इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। राहुल गांधी आ गए होते तो शायद उनकी उतनी जरूरत नहीं लगती, लेकिन नहीं आए हैं तो वो एक कहीं ना कहीं एक इस तरह का आकर्षण कह लीजिए, या लोगों के मन में एक इच्छा है, लोग ज्यादा सुन रहे हैं, वो एक फायदा डेफिनेटली राहुल गांधी का हो रहा है। मैं एक चीज आपसे जरा और इसमें अभी शुरू में करेंगे कि हिमाचल का जैसा था, मोदी जी कहे थे कि नहीं इस ट्रेंड को तोड़िए और ऐसे करिए, ये कई बार उन्होंने इन सब बातों को कहा था। और केरल केरल फिर ऐसा राज्य था जहां पे वो ट्रेंड पिछली बार लेफ्ट ने तोड़ दिया था, और उसके कुछ हद तक लोगों ने जिम्मेदारी राहुल गांधी के सिर पर डाली थी कि भाई वो केरल में उन्होंने ठीक से पार्टी को स्टीयर नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश में एक जनरल इंप्रेशन यह है कि कांग्रेस ने बहुत ताल ठोक के नहीं लड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से बघेल साहब वहां लगातार बैठे रहे, प्रियंका गांधी वहां जाती ही रही, मतलब जो जो कांग्रेस के उस तरह के नेतृत्व था उसने काम किया। अब आनंद शर्मा जी का आज इंटरव्यू आ रहा है कि भाई इससे अच्छा कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं किए, जबकि वो तो वही के हिमाचल के थे। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन का पहली नजर में आपको क्या लगता है? हिमाचल, नमस्कार। हिमाचल को लेकर के दो बातें जो आपने, एक तो राहुल और दूसरा केरल की तुलना की है जो, तो केरल के बारे में अगर आपको ध्यान हो, केरल में जो स्थानीय कांग्रेसी है वहां गुटबाजी इतनी ज्यादा थी जिसको शायद राहुल गांधी मैनेज नहीं कर पाए। हिमाचल में गुटबाजी नहीं है, इकलौते असंतुष्ट, मतलब अपनी सीट या अपने टिकट को लेकर जो असंतोष है पार्टी में, ऐसे नेता थे और जो बीजेपी में चले गए तो उनका प्रभाव उनकी अपनी सीट तक हो सकता है, उनका अपना कुछ मतलब एरिया है उसमें हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर विभाजन जैसी स्थिति नहीं है। केरल में बहुत ज्यादा था और राहुल गांधी शायद उसको मैनेज नहीं कर पाए, उसे देखा किया, जिसका असर यह हुआ कि आधी से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस खुद कांग्रेस से लड़ रही थी और उसका फायदा जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया और पूरी तरह जीतते जीतते सरकार से बाहर हो गए। सब कुछ चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के ठीक पहले शुरू हुआ था और चुनावी प्रक्रिया के चलते चलते वहां केरल में हालत इतनी खराब हो गई थी और वो संकेत बाहर से पहले से मिलने लगे। गुजरात में, सॉरी, हिमाचल में स्थिति दूसरी है। एक जो आपने कहा कि राहुल गांधी का नाम, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वहां सत्तारूढ़ है, पार्टी है स्टेट में, उसके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है उसके नेताओं के पास कि वो हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल के कोई मुद्दे पे बात करें। वो हिमाचल में बैठ करके वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो चीन की बात करते हैं, वो दुनिया जहान की बात करते हैं, लेकिन जो हिमाचल के लोगों के इश्यू हैं या जो देश का कॉमन इश्यू है, महंगाई, दूसरे इश्यू हैं, उन विषय पर बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं। विपक्षी दल के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कोई सफाई, कोई मतलब टिप्पणी तक नहीं करने को तैयार। राहुल गांधी के आने से शायद वह मौका उनको मिल जाता कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपलब्धियों पर, कांग्रेस के 70 साल की जो तथाकथित उनके आरोप हैं उन पर ज्यादा फोकस करते और राहुल को लेकर के सारे मुद्दे बनाने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ राहुल की अनुपस्थिति से वो मुद्दा एकदम खाली हो गया, मतलब आपकी उस वार का, उस जवाब का कोई मतलब नहीं रह गया। और कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है, कांग्रेस के जो बाकी लोग जो इशू उठा रहे थे, वो वहां किसानों का इशू था, वो वहां के जो है ओल्ड पेंशन का इशू था, या रोजगार का इशू था वहां पर। इन बातों के जवाब के लिए अब कांग्रेस को दोष देने की स्थिति नहीं थी बीजेपी। जब भी बात, जिस भी फोरम पे बात चली, उस फोरम पे कांग्रेस, बीजेपी अपनी बात रखते हुए भी कमजोर रही। वो सीधे नहीं बोल पाई कि हमें क्यों आप लोग यहां दोबारा ले आई। ये तो कहती नहीं साहब कि हमें दोबारा आएंगे, फलाना करेंगे, बहुमत से जीत रहे हैं,
भीड़ है, पैसा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, उनके दिमाग तक नहीं पहुंच पाए कि क्यों बीजेपी को दोबारा हमें यहां लाना चाहिए। जब ये बात, आप देखिए, बात तो हर नेता कुछ ना कुछ करता है, लेकिन बात जब तक कान से दिल तक नहीं उतरती है तब तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मन में। तो बीजेपी गुजरात में यहां असफल हुई है, लोगों से उसने जो भी अपील की वो लोगों को दिल तक नहीं पहुंचा पाई। तो वहां कांग्रेस का आकर्षण उतना नहीं है जितना बीजेपी का अपना किया हुआ खराब है, कि चूंकि विकल्प कांग्रेस का कोई है नहीं। कांग्रेस पहले यहाँ रही है सरकार, कांग्रेस की मीडियापर सरकार है, सबको पता है कांग्रेस टाइम में आर्थिक स्थितियां बेहतर रही हैं, तुलना करने के लिए उनके पास है वहां पर। तो लोगों का एक रुझान स्वाभाविक तौर पर रहा कि इस बार जो है कांग्रेस तरफ हमें जाना चाहिए। अब वो रिजल्ट सीट वाइज और एरिया वाइज और तमाम और कॉम्बिनेशन जो होते हैं कैसा होने जा रहा है उस बारे में सटीक कुछ कहना हम लोग पर कोई सर्वे डाटा इस तरह का नहीं है, लेकिन जो बाहर से देखने में पत्रकार के रूप में समझ में आता है, एक स्वाभाविक ढलाव जो है वोट का जो है वो कांग्रेस की ओर है। बीजेपी के पास उस रुझान को रोकने के लिए, परिवर्तित करने के लिए कोई बात नहीं थी, सिवाय बड़े नेताओं को खड़ा करके और उसे एक एक घंटा भाषण दिलवाने के, और ऐसे मुद्दे पर भाषण दिलवाने के लिए जो बैठे हुए श्रोताओं के किसी मतलब की नहीं थी, उनको कहीं से कोई बांधने वाली बात नहीं थी। इसलिए लग रहा है कि राहुल गांधी का वहां ना होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बीजेपी अपनी पिच पर वहां नहीं खेल पाई, उसे पब्लिक की पिच पे खेलना पड़ा। पब्लिक की पिच पर सारे सवाल जो थे वो बीजेपी के लिए थे, कांग्रेस के लिए नहीं थे। तो कांग्रेस को स्वाभाविक बढ़त इस मामले में मिलती है वहां पर। विजय जी, एक चीज जरा और आपका इसलिए मैं समझ रहा हूं, ये हिमाचल प्रदेश में एक तो हम सब लोगों को जो खास करके जो बड़े राज्य, बड़े मतलब आबादी के हिसाब से जो बड़े राज्य हैं वहां से आते हैं, हम लोगों के यहाँ एक एमएलए की सीट पे अमूमन मोटे तौर पे करीब 4 से 5 लाख वोटर होते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल वोटर 55 लाख हैं, 68 सीटें हैं, तो अगर एक सिंपल सा गणित भी कर लीजिए तो करीब 75-80 हजार पे एक एमएलए की सीट के वोटर हैं। अब अगर 75-80 हजार के वोटर हैं तो हार जीत बहुत कम वोट से होती है, मतलब बहुत क्लोज इलेक्शन होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के 21 रेबल खड़े हैं जो सामने सामने, जिनको पता था कि 2 दिन पहले तक वो भाजपा में थे और आज वो भाजपा के रेबल के रूप में मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस के यहां भी है, कांग्रेस में भी करीब 8 से 10 की बात हो रही है, 8 से 10 रेबल उनके यहां है। क्लोज इलेक्शंस में मेरे पास एक फिगर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। पिछले इलेक्शन में 18 सीट पे 2000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी और 15 सीट पे 2000 से 5000 के बीच में हुई थी। मतलब कुल 33 सीट आउट ऑफ 68, करीब करीब आधी सीट पे जो अंतर जीत का था वो 5000 से कम था। तो ऐसे में ब्रजेश जी ये जरा एक चीज और स्पष्ट करें कि जब ऐसे इलेक्शन होते हैं तो रिबेल जो होते हैं उनका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि थोड़े ही वोट से वो जो 5-6 हजार भी वोट अगर कोई काट दे रहा है, पिछली बार हिमाचल में एक जगह शायद 100 या कितने वोट से कोई जीता था, नोटा को उससे ज्यादा वोट मिले हुए थे। तो मैं सिर्फ आपसे समझना चाह रहा हूं कि ऐसे क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन में रिबेल का बहुत महत्व हो जाता है। हाँ, सही बात कर रहे हैं आप कि चूंकि वो प्रदेश में आबादी कम है और विस्तार है थोड़ा सा, तो खास करके अपर हिमाचल में तो थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वो एरिया बड़ा है, आबादी ज्यादा कम है। लेकिन लोअर हिमाचल में कम आबादी में भी ठीक ठाक आबादी है, कम मतलब क्षेत्रफल में भी। वहां ये होता है कि ज्यादातर लोग अपने विधायक को या प्रत्याशी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आज की डेट में यूपी के कोई विधायक एक हर गांव में मेरे जानने वाले हैं, शायद संभव नहीं है। गांव में से विधायक है कि उस गांव मेरा कोई जानने वाला नहीं, पड़ोसी गांव वाला उनके साथ जाता था, मुझे पर्ची कराता है विधायक रहने के दौरान। लेकिन हिमाचल में हर गांव या हर परिवार में किसी न किसी आदमी को जो थोड़ा एक्टिव नेता है जानता है। जब वो रिवील होता है तो निश्चय ही वो अपने निजी संबंधों के कुछ वोटों को तो निश्चय प्रभावित करता है। वो पार्टी से इतर अपने निजी संबंधों के आधार पर अगर वो चुनाव में जाता है तो प्रभावित करता है। जो भी विधायक या जो भी कांग्रेस के या बीजेपी के लोग रिवील हुए हैं, अगर वो जमीनी नेता हैं, केवल पार्टी की कृपा पे चुनाव लड़के नहीं जीते थे और आज वो विद्रोही प्रत्याशी बने हुए हैं, तो वो
इतना वोट ले आएंगे कि अपने पुराने दल का नुकसान तो निश्चय ही करें, क्योंकि वह व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत कनेक्शन पर जो है वोटिंग कराने में सक्षम होंगे। इसीलिए ये दो दलीय व्यवस्था है, ज्यादातर लोग दो दल से बाहर नहीं आते हैं, और रिवील्स जो होते हैं वो कम होते हैं और जगहों की, बाकी जगहों में थोक में लोग रिवील हो जाते हैं और 10-10 वोट 20 वोट पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वहां 5,000 वोट 7,000 वोट लेने वाला भी रिवील निकल आएगा तो हो सकता है वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के हार का मुख्य वजह बने। ये पूरी संभावना है कि रिवील जो है, वहां के विद्रोही जो हैं, अपनी पार्टी के गणित को खराब कर दें। अगर प्रत्याशी बहुत मजबूत नहीं है तो उसकी हार का कारण विरोधी नहीं, अपनी ही पार्टी का विद्रोही प्रत्याशी साबित होगा, एकदम तय बात है। मैं ब्रिजेश जी एक चीज और मैंने इधर देखा, और खास करके इलेक्शन के आखिरी दिनों में आपने भी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं हिमाचल को, भाजपा के कुछ केंद्रीय कद्दावर नेताओं की सभा में नारे लगे, गो बैक के भी हुए और इस तरह के नारे लगे। स्मृति ईरानी जी के सभा में हुआ, एक जगह नारे लगाने शुरू किए तो अमित शाह साहब ने उनसे कहा हाँ भाई ठीक है, कुछ उसको भी उन्होंने लाइटली लेने की कोशिश की। ये एक नए तरह की चीज है, पहले किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं होती थी। मैं हिम्मत की बात कर रहा हूं, इसलिए नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं, आउट ऑफ डर के मारे लोग बोलते नहीं थे। आपको क्या लगा कि अब ये एक चेंज आया है? हिमाचल या छोटे राज्यों में आप प्राय देखेंगे कि अगर एक ही शहर में 2 रैली होती है तो 50% लोग वही होते हैं जो कांग्रेस की रैली में होते हैं, वही भाजपा की रैली में होते हैं। वो इस आधार पर नहीं जाते हैं कि वो उस पार्टी के वोटर, तो निश्चय ही बीजेपी की रैली हो चाहे कांग्रेस की रैली हो, उसमें तमाम ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उस पार्टी के वोटर नहीं होते हैं, सामान्य नागरिक होते हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी की कोई रैली हो रही तो वहां ऐसे तमाम लोग बैठे होते हैं जो बीजेपी की रीति और नीति से बेहद खफा और नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि जिन मुद्दों को लेकर ज्यादा गर्माहट है, ज्यादा नाराजगी है, तो लोग खड़े होकर के वो सवाल पूछते हैं या नारा लगा देते हैं, या 4-6-10 अपने मनपसंद या एक जैसे विचारधारक लोग बैठे हुए हैं तो नारेबाजी करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। तो ये हिमाचल जैसे राज्य में ये पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री की हो या प्रधानमंत्री की, जहां सुरक्षा के ज्यादा उपाय होते हैं वहां लोग एवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनको ज्यादा तंग करेंगे बाद में। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिन मुद्दों पर ज्यादा नाराजगी होगी उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी तीखी होती है। बीजेपी को लेकर कुछ मुद्दों पर, जैसे किसानों का इशू है, जैसे रोजगार का इशू है, वन पेंशन में कर्मचारियों का जो संगठन के रूप में विरोध चल रहा है, एक सामूहिक विरोध चल रहा है, वो एक संगठित विरोध है सारे सरकारी कर्मचारी को लेकर के। चुनाव के पहले भी, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले से और चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी बीसीओ जगह पे बिना किसी राजनीतिक झंडा या बैनर के इसके विरोध में अपनी सभाएं में बैठ के करके अपना मुद्दा उठाते रहे। और इस बात, ऐसी बैठकों में बीजेपी वाले भी होते थे और कांग्रेस वाले भी होते थे। जाहिर सी बात है बीजेपी वाला अपनी सभा में तो बोलेगा, लेकिन जब वो चुनावी सभा में जाएगा तो नहीं बोलेगा। लेकिन कांग्रेस वाला जब वहां बैठा होगा या पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला आदमी नहीं होगा तो हो सकता है उस सभा के दौरान वो खड़ा होकर बोलने लगे आपने कुछ नहीं किया, आपने इस तरीके से परेशान किया। उन मुद्दों को लेकर के विरोध बीजेपी का छोटे लेवल में बड़े पैमाने पर रहा, बड़े नेताओं की सभाओं में भी ऐसा हुआ है। इस बात को ये संकेत करता है कि लोगों में इन मुद्दों को लेकर बेहद नाराजगी है और उसका असर जरूर चुनाव में देखने को मिलेगा। ब्रजेश जी एक जल्दी से एक सवाल, इसलिए कि राहुल गांधी का हिमाचल नहीं आना क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राहुल गांधी अगर आ जाते तो बीजेपी जो मुद्दे चाहती थी कि वो नेशनल, इंटरनेशनल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, पप्पू पप्पू गप्पू, ये सब पे आ जाती, वो मौका नहीं मिला। और राहुल गांधी के कुछ लोग, जो राहुल कांग्रेस के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नीति यह है कि आई विल नॉट रेसल विथ अ पिग, आई विल नॉट फाइट विथ अ पिग। राहुल गांधी का यह कहना है कि अगर यहां जाओगे, अगर पिग को हम लोग एक्चुअली क्या है कि पिग को हम लोग खराब शब्द में लेते हैं हिंदी में, हालांकि अब जिसके घर में भी नाती नाती पोते हैं वहां एक पापा पिग हो गए हैं, हर घर में एक पापा पिग हो गए हैं। अमेरिका में कोई पिग, पापा पिग का एक बड़ा भारी वो भी है, पार्क भी है। तो आपका राहुल गांधी का नहीं आना क्या है कांग्रेस के पक्ष में रहा?
आप जैसा कि मैं पहले कर चुका हूं कि अभी तक जो भी हिमाचल में चुनाव हो, वहां बीजेपी पब्लिक के ग्राउंड में थी, पब्लिक के सवाल थे, पब्लिक के मुद्दे थे, पब्लिक के इशू था, और उसकी जवाबदेही जो थी वो सत्तारूढ़ दल होने के नाते भाजपा की थी। राहुल गांधी के आने के बाद बीजेपी अपने लिए एक अलग पिच बनाती, जिसमें उसका जो है कांग्रेस का 70 साल का इतिहास होता, भारत होता, पाकिस्तान होता, चीन होता, कांग्रेस के जो है पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार होता, और उन इटली मुद्दों हो। पर खेलने की कोशिश की जाती। हाँ जी उस जी। ग्राउंड से हटा करके हिमाचल के लोगों ने अपने ग्राउंड में रखा, और राहुल का ना आना इस ग्राउंड पे बीजेपी को मजबूरी में खड़े रहने के लिए मजबूर रखा, और जहां वो लगातार हारती हुई या डिफेंसिव दिखाई दी, और उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ होगा बनस्पति की। राहुल आते, बातें करते, राहुल विशेष बात है कि लोकल बातों के साथ साथ जो है राष्ट्र की बात करते, देश की बात करते, अर्थव्यवस्था की बात करते, और बीजेपी वहां चीजों को लंबे घुमाने की कोशिश करती। वो मौका राहुल के ना आने से बीजेपी को नहीं मिल पाया, और बीजेपी जो है पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं दे पाई, और इसलिए चुनाव के अंत तक बीजेपी डिफेंसिव रही, और बीजेपी से लोगों की जो भी भाषण हुए, जो भी नेता आए, उनके जवाब से लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। लोगों को लगा बीजेपी हमें गुमराह कर रही है, और निश्चय ही उसकी प्रतिक्रिया वोट में दिखने को मिलेगी, और इसका जी फायदा कांग्रेस को होगा। जी।